जहां एक ओर हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम सीमा पर थी और हर तरफ ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी थी, रेमडेसिविर, एक्टेमरा जैसी दवाइयां मार्केट में नहीं थी, उसी समय एक और खबर आने लगी कि एक और दवाई मार्केट से रातों रात गायब हो गई। उस दवाई का नाम था लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। मैसेज सर्कुलेट होने लगे, सोशल मीडिया साइट्स पे रिक्वेस्ट आने लगी कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी को हमारे रिलेटिव्स के लिए अवेलेबल करने में हमारी मदद करें। पर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये दवाई एक ऐसी बीमारी, एक जानलेवा बीमारी को ठीक करने के लिए यूज होती थी जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस, या जिसको आज की डेट में हम जानते हैं ब्लैक फंगस के नाम से। अब तक कुल 500 से ज्यादा केस भारत में मिल चुके हैं ब्लैक फंगस के या म्यूकरमाइकोसिस के केवल एक महीने में। कोरोना काल के पहले भी ये बीमारी थी, पर केवल 1 से 2 मरीज साल में आते थे। अब करीब 2 से 3 मरीज रोज आ रहे हैं। इस बढ़ती बीमारी के केसेस के बढ़ने के कारण गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाइबल डिजीज की कैटेगरी में डाल दिया है। मतलब इस बीमारी से ग्रस्त कोई भी पेशेंट यदि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट सेटअप में जाता है तो हॉस्पिटल को इमीडिएटली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस केस के बारे में या पेशेंट के बारे में, ताकि गवर्नमेंट नए केसेस को ट्रैक कर पाए और इसकी मोर्टालिटी रेट डिफाइन कर पाए। मोर्टालिटी रेट मतलब मृत्यु दर। गवर्नमेंट ने इससे निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज से एसोसिएशन में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक अलग विंग बनाई है, डिपार्टमेंट बनाए हैं, जहां पर ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को आइसोलेट करके ट्रीट किया जा रहा है। पर आखिर सवाल ये उठता है कि ब्लैक फंगस है क्या? क्या ये कोविड-19 से ही जुड़ी हुई समस्या है? क्या हर कोविड-19 का मरीज इससे ग्रस्त हो सकता है या उसे इससे खतरा है? अगर हमको ब्लैक फंगस हो जाए तो हम जल्द से जल्द कैसे इसका पता लगा सकते हैं? क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है? क्या इससे बचने के कोई रास्ते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका माय एक्सपर्ट डॉक्टर में। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपके कंसल्टेंट फिजिशियन की तरह। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस। अब देखते हैं ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ऑर्गेनिज्म जो ये करवाता है उसको हम म्यूकर बोलते हैं। ये माइकोमाइसिटीज नाम के परिवार का सदस्य है। अब इसकी शक्ल भी चाहिए हमको, तो अगर हम इसको स्टेन करेंगे या रंग डालेंगे इसके ऊपर जीएमएस स्टेन का और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। बट एक काला तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा, तो इसको ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जहां भी होता है उस पर्टिकुलर डिजीज टिश्यू को या सेल को या हिस्से को मार देता है। इसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। और मारने के बाद वो हिस्सा पड़ जाता है काला। क्योंकि पहली बार इसको निकाला गया था तो ऐसे ही एक काले पड़े हुए हिस्से में से निकाला गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैक फंगस। आप जब भी आपको चोट लगती है तो आपने खुरंट देखा होगा अपने पैर का, जो काले रंग का होता है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अब ये मिलता कहां पर है? तो ये हवा में मिल सकता है, मिट्टी में मिल सकता है, खाने पीने की चीजों में भी मिल सकता है। तो अगर ये इतनी सारी जगहों पर मिलता है तो आज तक इसके बारे में हमने क्यों नहीं सुना? हमें क्यों नहीं पता था कि ऐसी कोई बीमारी है? क्योंकि ये आम लोगों में नहीं होता। ये उन लोगों में होता है जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, बहुत वीक हैं, जैसे कि HIV, कैंसर के पेशेंट हो गए, कीमोथेरेपी पे पेशेंट हो गए, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो गए। ऐसे पेशेंट जिनको इम्यूनिटी रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो बहुत रेयर हैं, ये सिर्फ उस प्रोपोर्शन या उस सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है। इसलिए आम लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। अब ये इंसान के शरीर में घुसता कैसे है? तो जब हम सांस लेते हैं तो इस फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स उस हवा के साथ हमारी नाक के अंदर घुस जाते हैं। नाक से जाते हैं साइनसेस में, लंग्स में, ब्रेन में और इन्फेक्शन फैलाते हैं। कि ये कोविड-19 से किस तरह जुड़ा हुआ है? तो पहली चीज,
कोविड-19 में NLR मतलब न्यूट्रोफिलिक लिम्फोसाइटिक रेशियो बढ़ता है, मतलब न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, लिम्फोसाइट्स कम होते हैं। लिम्फोसाइट्स की एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, सब सेल्स होते हैं जिनको हम CD4 सेल्स बोलते हैं। ये CD4 सेल्स इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कोविड-19 में कम हो जाते हैं, मतलब कोविड-19 में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जैसे कि ये ब्लैक फंगस हो गया और इस तरह की दूसरी बीमारियां हो गई, ये होने का खतरा हमारा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, जिन मरीजों को सीवियर कोविड-19 हुआ है उनको लंबे समय तक हाई डोज पे स्टेरॉइड देना पड़ता है। स्टेरॉइड दो धारी तलवार की तरह है। ये हमारे काम आती है क्योंकि ये हमारे इन्फ्लामेशन को, कोविड-19 के वायरस से जो इन्फ्लामेशन, जो सूजन हमारे शरीर में हो रही है, जो तकलीफ दे रही है, उसको कम करती है। साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देती है और इसीलिए सेकेंडरी इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, संक्रमण होने का खतरा हमारा बढ़ जाता है। तो ये दो धारी तलवार की तरह है, फायदा भी है, नुकसान भी है। तीसरी चीज, इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग्स, जैसे कि आपने सुना होगा एक्टेमरा के बारे में, उसी तरह की और भी ड्रग्स हैं। अभी बेवाकिजुमाब यूज हो रहा है क्योंकि एक्टेमरा मार्केट में नहीं है। इस तरह की ड्रग्स जो है ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं, अगेन स्टेरॉइड जैसा ही काम करती है, तो इससे भी हमें खतरा होता है इम्यूनिटी के कमजोर होने का। चौथा, वो ऐसे लोग जिनको पहले से डायबिटीज है जो कंट्रोल में नहीं है, या बाकी सारी ऐसी कंडीशन है जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस बोलते हैं, जैसे कि HIV हो गया, कैंसर हो गया, हमने पहले इसके बारे में जस्ट अभी बताया। ये लोग पहले से ही इनकी इम्यूनिटी कम है, तो इनको कोविड-19 होने का खतरा भी ज्यादा है, और साथ ही साथ अगर कोविड-19 हो गया तो इनको ब्लैक फंगस और इस तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा भी और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि कोविड-19 में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हमारी इम्यूनिटी को कम करने के लिए, चाहे वो वायरस हो, चाहे उससे होने वाला ट्रीटमेंट हो, किसी ना किसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, इसीलिए ब्लैक फंगस हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है कोविड-19 के मरीजों में। क्या सबको इसका खतरा है? चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो लंबे समय से वेंटिलेटर की सपोर्ट पे हैं। लंबा समय मतलब 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, उससे ऊपर हो गया। दूसरा, जिनको लंबे समय से हाई डोज स्टेरॉइड मिल रहा है। तीसरा, जिनकी शुगर कंट्रोल में ही नहीं रहती है और स्टेरॉइड मिलने के बाद और भी शुगर कंट्रोल से बाहर चली जाती है। चौथा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज है, जैसे HIV के पेशेंट हो गए, TB के पेशेंट हो गए, कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी जिनको मिल रही है, ट्रांसप्लांट हो चुका है जिनका, या जिनकी किडनी खराब है, ऐसे लोग ये आते हैं हाई रिस्क कैटेगरी, मतलब इनको कोविड हुआ तो ब्लैक फंगस होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी है लो रिस्क कैटेगरी, मतलब कोविड-19 हुआ तो हल्का फुल्का खतरा है कि ब्लैक फंगस भी हो सकता है। इसमें कौन कौन आते हैं? पहला, वो पेशेंट जो स्टेरॉइड पे हैं और लेकिन उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है, और दूसरा जो थोड़े समय के लिए ही वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे, 2 दिन 3 दिन, और फिर ठीक हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे लोग जिनको ब्लैक फंगस से कोई खतरा नहीं है, जिनको अगर कोविड-19 हो भी गया है तो उनको ये फंगस का इन्फेक्शन नहीं होने वाला, सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो हाई रिस्क एंड लो रिस्क कैटेगरी है उसमें हार्डली 2% 5% लोग आएंगे, मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। तो ये कौन कौन लोग हैं? ऐसे लोग जिन्हें कोई लक्षण नहीं है कोविड-19 के और कोविड-19 पॉजिटिव हैं। दूसरा, जिनको माइल्ड सिम्टम है कोविड-19 के और वो घर पर इलाज कर रहे हैं होम क्वारंटाइन में। तीसरा, जिनको मॉडरेट लक्षण है कोविड-19 के और वो घर पे हैं या अस्पताल में हैं। चौथा, जिनको थोड़े समय के लिए ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयां दी गई थी। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोरोना होने से पहले हेल्दी थे। इन लोगों को, इन 5 कैटेगरी के लोगों को कोई रिस्क नहीं है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का। सबसे ज्यादा घबरा के यही लोग आते हैं अस्पताल में कि हमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो प्लीज घबराइए मत, आप लोग बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। अब देखते हैं कि यदि हाई रिस्क और लो रिस्क कैटेगरी में कौन से लक्षण हमें दिखने चाहिए और हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हमको ब्लैक फंगस हो गया है या हमारे परिजनों को ब्लैक फंगस हो गया है। सबसे पहले उनकी शक्ल देखिए। शक्ल पे यदि एक तरफ में चेहरे पे सूजन है, किसी तरह का दर्द है, लालपन आया हुआ है, या वहां पर सेंसेशंस नहीं आ रहे हैं, ब्लैक कलर का निशान दिख रहा है,
तो आप ये मान सकते हो कि ये लक्षण हो सकते हैं ब्लैक फंगस के। दूसरा, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, किसी भी दवाई से नहीं जा रहा, कुछ भी करने से नहीं जा रहा, और ये सर दर्द स्पेशली रिकवरी फेज ऑफ कोविड-19 में हो रहा है, मतलब शुरू के 10 दिन के बाद। आंखों की तरफ देखेंगे आपको तो आंख में सूजन दिखाई देगी, आंख या तो छोटी दिखाई देगी या फूली हुई दिखाई देगी, आंख एकदम लाल दिखाई देगी आपको, इसको हम ब्लड शॉट आई बोलते हैं, या उनको देखने में कुछ तकलीफ होगी, विजन डिस्टॉर्शन। उनके चीक की तरफ देखेंगे, गाल की तरफ देखेंगे तो वहां पर आपको हो सकता है कि कहीं पर सूजन दिखाई दे, कहीं दर्द समझ में आए, पेशेंट बोल रहा हो कि मुझे यहाँ छू के दिखा रहा हो कि दर्द हो रहा है, या सुन्न पड़ गया है वो हिस्सा, या ब्लैक काले कलर का दाग दिख रहा है वहां पर चीक बोन के पास में, तो वो एक लक्षण हो सकता है। नाक पर देखेंगे तो नाक पे काली काली क्रस्ट जमी हुई दिखाई देगी, नाक से काला मैल निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की यह है कि कभी कभी, जैसा मैंने पहले बताया, ये जो ब्लैक फंगस है ये हमारी नाक के, तो हम सांस लेते हैं तो उसके स्पोर्स अंदर जाते हैं, तो कई बार ये जो स्पोर्स है ये नाक के ऊपर एक प्लेट रहती है हड्डी की, जो नाक को और नाक की कैविटी को और ब्रेन को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। कई बार ये फंगस इस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट को छेद करके आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। उस समय हो सकता है आपको कंफ्यूजनल स्टेट लगे, आपको समझ में ना आए दिन है कि रात है, सामने आपके रिश्तेदार हैं, क्या है, खाना खाया नहीं खाया। हो सकता है आपकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाए, आपको हाथ पैर में कहीं कमज़ोरी लगने लगे, वीकनेस लगने लगे, ऐसा लगे कि चलना नहीं हो पा रहा है या उठाना नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आपको मेंटल स्टेट ऑल्टर्ड हो जाए, मतलब दिन रात नहीं समझ में आ रहा, अपना पराया समझ में नहीं आ रहा, या आप बेहोश हो जाएं। क्योंकि ये फंगस, ये बीमारी दिमाग को, नाक को और साइनसेस को अफेक्ट करती है, इसीलिए इसको राइनोसेरेब्रोसाइनोसाइटिस भी कहते हैं। राइनो मतलब नाक, सेरेब्रो मतलब ब्रेन, साइनोसाइटिस मतलब साइनस का इन्फेक्शन। और छठवा, आपके जॉज में, मसूड़ों में या दांत में कहीं आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे जाए, कुछ दर्द हो या वो हिस्सा खराब हो रहा हो सूजन के कारण, ये सब लक्षण होते हैं ब्लैक फंगस के, जो आप एक पेशेंट में देखकर बता सकते हैं कि उसको ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आप इसको जल्दी इनिशियल स्टेजेस में ही पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज संभव है। आप एंटीफंगल लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी दे सकते हैं, या वैसी और भी दवाइयां हैं मार्केट में उपलब्ध, वो दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं, मरीजों को आइसोलेट कर सकते हैं ताकि इसका फैलने का खतरा कम हो जाए, ये और किसी को फैले ना। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमको प्रिवेंशन के लिए। तो जब आप अस्पताल में हैं तो ध्यान दीजिएगा आपके चेहरे पर कहीं ब्लैक कलर का पैच दिख रहा हो, नाक के पास, नेजल ब्रिज के पास, आंखों के पास, या नाक से, आंख से और कान से ब्लैक कलर का कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, पस जैसा या कुछ भी, या आप खांस रहे हो तो खांसी में बलगम में कुछ कालापन या लालपन आए, अगर ऐसा कुछ भी है तो इमीडिएटली अपने स्टाफ को इन्फॉर्म कीजिए, हॉस्पिटल में जो भी काम कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए, डॉक्टर्स को। अगर आप घर आ चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा चेहरे के बारे में जो मैंने बताया, एक तरफ यदि सूजन है, दर्द है, लालपन दिख रहा है, सुन पड़ गया है चेहरा, जिसको हम फेशियल एसिमेट्री बोलते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके नाक से, आपके कान से काले कलर का कुछ भी मवाद निकल रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। आपको देखने में कोई भी तकलीफ हो रही है, धुंधला दिख रहा है या छोटा बड़ा दिख रहा है, आंखें लाल पड़ रही हैं, या आपको मेंटल डिसोरिएंटेशन हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, आप एक्टिविटी में स्लो हो गए हो बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी है तो आप इमीडिएटली अपने घर वालों को इन्फॉर्म कीजिए और डॉक्टर की हेल्प लीजिए। जैसा मैंने पहले बताया, आप जितना जल्दी इस पर एक्ट करोगे उतना जल्दी आपका इलाज संभव हो पाएगा। अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस कैसे कैसे लेने हैं, तो जब हम अस्पताल में हैं तो हमें ध्यान देना होगा हाई रिस्क कैटेगरी और लो रिस्क कैटेगरी के जो लोग हैं उन पे स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड शुगर लेवल बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। अगर हमको पता है या ऐसा लग रहा है कि पेशेंट ज़्यादा दिन तक अस्पताल में रहने वाला है, या उसको ज़्यादा दिन स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक्स मिलने वाले हैं, या लंबे समय तक वो वेंटिलेटर पर रहने वाला है, तो प्रोफाइलेक्टिकली एंटी फंगल्स हम शुरू कर देते हैं ऐसे पेशेंट्स में, ताकि फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाए। साथ ही साथ अगर पेशेंट लंबे समय तक वेंटिलेटरी सपोर्ट पे है तो उसकी ट्यूबिंग्स टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती हैं।
ह्यूमिडिफायर में हम मिथिलिन ब्लू का यूज़ करके भी फंगल इन्फेक्शन के रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अगर हम घर आ चुके हैं तो हमको 15 दिन तक ख्याल रखना पड़ेगा कि हम ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, ऐसे लोगों से न मिलें जहाँ से हमें ये इन्फेक्शन एक्वायर करने का रिस्क हो। और अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे यदि कहीं भी लक्षण दिख रहे हैं तो इमीडिएटली उसको पहचान के उसको इन्फॉर्म कर पाएं। साथ ही साथ आपको मास्क लगा कर रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये नाक से ही अंदर घुसते हैं। यदि मास्क लगा रहेगा तो आपका प्रोटेक्शन ज़्यादा हो पाएगा। तो कोविड-19 की रिकवरी में भी यदि आप घर आ चुके हो तो मास्क लगा कर ही रहना है। साथ ही साथ अगर आपको पेड़ पौधों को पानी देने का या पेड़ पौधों को बड़ा करने का शौक है तो एटलीस्ट कोविड-19 में घर आने के बाद 15 से 20 दिन तक ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि पेड़ पौधों से, मिट्टी से म्यूकरमाइकोसिस का फंगस अंदर घुसता है। अब ब्लड शुगर लेवल को भी, यदि आप डायबिटिक हो तो ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आपकी जो भी दवाइयां हैं डायबिटीज़ की, आप टाइम पे खाइए, जो प्रिकॉशन लेने हैं वो बिल्कुल लीजिए। तो अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये वाइट फंगस एक्चुअली में है क्या ये रियली कोई खतरा है। साथ ही साथ जानेंगे कोविड-19 से जुड़ी हुई 3 पॉजिटिव खबरें। पिछले कुछ दिनों में हमने कई लोगों से सुना है कि उन्हें वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेने में, रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी तकलीफें आ रही हैं। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी। हमने फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन भी शुरू किया है, जिसकी डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ उठा पाए।